हेलो एवरीवन, वेलकम आवर चैनल। आज हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के यूनिट फर्स्ट के इंट्रोडक्टरी पार्ट के रिमेनिंग पोर्शन पे डिस्कशन करेंगे। इंट्रोडक्टरी पार्ट है, उसके अंदर फर्स्ट पोर्शन में अपन ने इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, इसके साथ में नेशनल प्रोग्राम्स, पॉलिसीज के बारे में डिस्कशन किया था। इस रिमेनिंग पोर्शन में हम डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड एंड अडल्ट, हॉस्पिटल इन्वायरमेंट एंड इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड एंड मोर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी रेट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट वन है डिफरेंस बिटवीन एन अडल्ट एंड चाइल्ड। एक चाइल्ड और एक अडल्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। जनरली क्या होता है, चाइल्ड है वो अडल्ट से एकदम डिफरेंस होता है, एनाटोमिकली भी डिफरेंस होता है, फिजिकली भी डिफरेंस होता है। इसके साथ में बहुत सारे डिपार्टमेंट के अंदर या बहुत सारे अपने एरियाज में बोले तो चाइल्ड है वो एकदम से अडल्ट से डिफरेंस होता है। फर्स्ट वन है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्टरी पार्ट में अपन ने क्या बोला है, चिल्ड्रेन एंड अडल्ट आर डिफर फिजिकली एंड मेंटली। जो चाइल्ड है वो अडल्ट से फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। सो दीज ऑल इम्पैक्ट ऑन द वे ऑफ इलनेस एंड डिजीज। जब बच्चे के अंदर डिजीज या इलनेस होती है तो ये सारे इम्पैक्ट उसको अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन, एज ए नर्स इट इज़ नेसेसरी टू लर्न द डिफरेंस टू डिलीवर द केयर अकॉर्डिंगली। तो नर्स की ये जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो चाइल्ड वो अडल्ट से अलग है तो उसको केयर भी उसी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करनी होगी। अपन एक अडल्ट के जैसे चाइल्ड को केयर नहीं प्रोवाइड कर सकते। क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट पोर्शन अपना क्लासिफिकेशन। तो इस बेस के ऊपर चाइल्ड को अडल्ट से डिफर किया गया है। कुछ पार्ट्स हैं जैसे एनाटॉमिक एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंस, सेकेंड वन सिस्टेमिक डिफरेंस, थर्ड वन साइकोलॉजिकल डिफरेंस, फोर्थ वन पैथोलॉजिक डिफरेंस, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट डिफरेंस एंड कोग्निटिव डेवलपमेंट बेस्ड डिफरेंस। इस बेस पे चाइल्ड को अडल्ट से डिफर किया गया है। वन बाय वन अपन एक एक के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट वन है अपना एनाटॉमिक एंड फिजियोलॉजिक डिफरेंस। एनाटॉमिक एंड फिजियोलॉजिक में आती है साइज ऑफ द बॉडी एंड द फंक्शन ऑफ द बॉडी सिस्टम्स। ठीक है, बॉडी सिस्टम्स है प्लस बॉडी साइज है वो चाइल्ड की है, वो अडल्ट से एकदम क्या होगी, डिफर होगी। तो अकॉर्डिंग टू सिस्टम अपन यहाँ पे क्लासीफाई करेंगे। फर्स्ट वन है साइज बेस पे। तो साइज में क्या बोला है, जनरली चिल्ड्रेन साइज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू एज। जैसे न्यू बोर्न बेबी है, ठीक है, बोर्न हुआ है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी अडोलसेंट एज तक उसकी साइज क्या होगी, हमेशा बढ़ती ही जाएगी। साइज का मतलब उसकी हाइट है, वेट है, वो क्या होगा, हमेशा बढ़ता जाएगा। सेकेंड वन है सो रिक्वायर्ड डिफरेंट साइज ऑफ बेड और अदर आइटम्स लाइक पिलो, मेडिकेशन कप अकॉर्डिंग टू एज। ये सारी चीज़ें मतलब जैसे जैसे उसकी साइज बढ़ेगी तो उसके लिए जैसे मेडिकेशन अपन प्रोवाइड करते हैं उसकी वेट और साइज के अकॉर्डिंग वो चेंज होता जाएगा, वो मेजरमेंट चेंज होगा। साथ में उसके लिए जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो भी क्या होंगी, उसकी साइज के अकॉर्डिंग चेंज होते जाएंगे। सेकेंड वन आता है हेड। हेड के बारे में बोला है, जनरली बच्चे का जो हेड होता है वो कैसा होगा, लार्ज एंड हैवी हेड होगा। ठीक है, लार्ज होगा। दूसरा, उसके अंदर सूचर एंड स्कल आर नॉट यूनाइटेड। उसके जो सूचर्स होंगे वो एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए नहीं होंगे, उनके बीच में क्या होगा, गैप होगा। फोंटेनल्स आर नॉट क्लोज। इसके अंदर फीटल जो है हेड होता है या चाइल्ड का जो हेड होता है उसके जो फोंटेनल्स होते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर वो क्या होंगे, क्लोज्ड नहीं होंगे। वो जैसे जैसे एज बढ़ेगी उसके बाद में क्लोज होंगे। जैसे एंटीरियर फोंटेनले होता है ये 18 मंथ पे क्लोज होगा, पोस्टीरियर फोंटेनले होता है ये 1.5 मंथ पे क्लोज होगा। इसके साथ में इनकम्प्लीट ओसिफिकेशन, उसका बोन का फॉर्मेशन वो कंप्लीट नहीं होगा, जैसे जैसे एज बढ़ेगी उसका बोन फॉर्मेशन कंप्लीट होगा। इंजरी कैन अकर टू हेड इजीली देन इन केस ऑफ अडल्ट। तो अडल्ट की बजाय चाइल्ड का जो हेड है उसके अंदर कोई भी अगर जनरली इंजरी एक्सीडेंट होता है बहुत जल्दी हो जाएगा बच्चे के अंदर। नेक्स्ट वन आता है अपने सेकेंड वन है सिस्टेमिक डिफरेंस। सिस्टेमिक डिफरेंस के अंदर अपने बहुत सारे बॉडी सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंस किया गया है। तो फर्स्ट वन आता है अपना इंटेगुमेंट्री सिस्टम। इंटेगुमेंट्री सिस्टम हो गया स्किन से रिलेटेड। तो जनरली बच्चों की स्किन और अडल्ट की स्किन में क्या डिफरेंस होगा, तो बच्चों की जो स्किन होती है वो कैसी होगी, थिनर स्किन होगी। उनकी स्किन कैसी होगी, थिन होगी, पतली होगी। अगर पतली होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, उनकी स्किन के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एंटीजन है, वो बहुत जल्दी उसकी स्किन में इंटर करेगा और उसकी वजह से उसकी स्किन में इन्फेक्शन बहुत जल्दी अराइज होंगे या डिजीज कंडीशन बहुत जल्दी अराइज होंगे।
दूसरा उसके अंदर स्वीट ग्लैंड्स है, ये कैसी होंगी, स्मॉल एंड नॉन फंक्शनल होंगी, ठीक है, तो उसकी वजह से भी उनमें स्किन प्रॉब्लम होने के चांसेस क्या होंगे, वो ज़्यादा होंगे। सेकेंड वन आता है अपना जीआई सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइन सिस्टम में अपन फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, जैसे माउथ है, तो माउथ के अंदर बच्चे के अंदर क्या होंगे, पहले टेम्पररी टीथ प्रेजेंट होंगे, जबकि अडल्ट में ऐसे नहीं होंगे, अडल्ट के अंदर परमानेंट टीथ प्रेजेंट होंगे। टेम्पररी टीथ है जनरली ये 9 to 11 मंथ के अंदर अराइज होंगे, ठीक है। उसके बाद में सारे कंप्लीट 20 टेम्पररी टीथ यहाँ पे इरप्ट होंगे, उसके बाद में ये क्या होंगे, डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो गया, उसके बाद में उनकी जगह परमानेंट टीथ आना शुरू होंगे। दूसरा आता है नेजल एंड ओरल एयरवेज। बच्चे के अंदर जो नेजल है, नेजल पासेज है, ओरल एयरवे है, ये कैसा होगा, स्मॉल होगा, छोटा होगा और शॉर्ट होगा, तो जिसकी वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांसेस क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। थर्ड वन नोज ब्रीथर टिल 6 मंथ। जनरली जो बच्चे होते हैं, न्यूनेट्स होते हैं 6 मंथ तक, वो क्या होते हैं, ब्रीथिंग ओनली नोज से करते हैं, ठीक है, माउथ से ब्रीथिंग नहीं करते हैं। जबकि अपन अडल्ट अगर अपन का नोज भी बंद होता है तो अपन माउथ से ब्रीथिंग ले लेंगे, बट बच्चे हैं 6 मंथ तक ओनली नोज से ही ब्रीथिंग करेंगे, माउथ से ब्रीथिंग नहीं कर सकते। सेकेंड वन आता है जीआई के अंदर स्टिक इन ट्यूब में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, तो जनरली जो चाइल्ड्स होते हैं उनकी स्टिक इन ट्यूब है वो कैसी होगी, शॉर्ट होगी, स्ट्रेट होगी, लगभग 10 डिग्री इन चिल्ड्रन के अंदर प्रेजेंट रहेगी। एयर साइनोसिस है वो भी फुली डेवलप्ड नहीं होंगे, इमेच्योर होंगे, और सोर थ्रोट प्रेजेंट होगा। तो उस कंडीशन में ये क्या लीड कर सकता है, ओटाइटिस मीडिया लीड कर सकता है, किसकी वजह से, सॉफ्टनेस होने की वजह से। उसके बाद में आता है स्टोमक में आपको क्या चाइल्ड के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन है कार्डियक स्पिंटर रिलैक्स्ड होगा, ठीक है, प्रॉपर्ली क्लोज नहीं होगा, तो उसकी वजह से रीगर्जिटेशन और वोमिटिंग होने के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। बच्चे में कोई भी फूड वगैरह ईट करा तो उसके बाद में उसमें वोमिटिंग बहुत जल्दी हो जाएगी। दूसरा एम्पटिंग टाइम 2 to 3 आवर्स इन टोटल। जनरली इनको भूख बहुत कम ड्यूरेशन से इनको भूख लगती रहेगी, मीन्स 2 to 3 आवर्स के बाद में इनको ईट की रिक्वायरमेंट होगी, फूड चाहिए होगा। फूड पासेज रेपिडली इन इन्फेंट्स, पुअर वाटर एब्जॉर्प्शन एंड लूज स्टूल। जनरली इसमें क्या होगा, इन्फेंट्स में फूड का पासेज मतलब ट्रांसफ़र बहुत जल्दी होगा, पुअर वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, मतलब कम होगा, और लूज स्टूल आपको देखने को मिलेगा। जीआई फंक्शन इज इमेच्योर एंड इनवॉलंटरी। जनरली जीआई फंक्शन क्या होंगे, कंप्लीटली मेच्योर नहीं होंगे, जबकि अडल्ट में ऐसा नहीं होता है। उसके जीआई फंक्शन कैसे होंगे, मेच्योर होंगे और इनवॉलंटरी देखने को मिलेंगे। उसके बाद में आता है इमेच्योर हिपेटिक फंक्शन। हिपेटिक वर्ड यूज में लिया गया है लीवर के लिए। जनरली बच्चों का लीवर है वो मेच्योर नहीं होगा, जैसे जैसे एज बढ़ेगी उसका लीवर क्या होगा, मेच्योर होगा। फॉर एग्जांपल जिसकी वजह से आपको वहाँ पे फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस देखने को मिलेगा, लेस प्रोडक्शन, इनमें एल्ब्यूमिन वगैरह, क्लोटिंग फैक्टर वगैरह, विटामिन के है, इनका प्रोडक्शन भी कम होगा, और साथ में आयरन रिजर्व भी लेस होगा, ये इसका भी फॉर्मेशन कम, स्टोरेज कम देखने को मिलेगा। उसके बाद में थर्ड वन आता है अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें देखेंगे अपन, जैसे चाइल्ड के अंदर जो रेस्पिरेटरी रेट होती है वो क्या होगी, हाई देखने को मिलेगी। हाई में भी कितनी होगी, 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट। 1 मिनट के अंदर आपको 30 to 60 ब्रीथ देखने को मिलेगी। जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ेगी ये ब्रीथ रेट क्या हो जाएगी, कम होती देखने को मिलेगी। दूसरा लेस म्यूकस प्रोडक्शन, उसका जो लंग्स वगैरह है ये म्यूकस का प्रोडक्शन क्या करेगा, कम करेगा। नेजल एंड ओरल एयरवे पासेज स्मॉल प्रोन टू ऑब्स्ट्रक्शन। नेजल मैंने फिर से आ गया, नेजल और ओरल पासेज है, एयरवे वगैरह है, ये कैसा होगा, स्मॉल होगा, शॉर्ट होगा, जिसकी वजह से उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। साथ में इन्फेक्शन होने के चांसेस भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ट्रेकिया है वो भी कैसा होगा, शॉर्ट होगा, नेरो होगा। शॉर्ट और नेरो होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, शॉर्ट है तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजीली आपके लंग को इन्फेक्टेड कर देगा। नेरो होगा तो बहुत जल्दी उसके ब्लॉक होने के, ऑब्स्ट्रक्ट होने के चांसेस क्या बढ़ हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। बल्कि एडल्ट में ऐसा नहीं होगा, उसमें ये सारी चीज़ें लॉन्ग और ब्रॉड होंगी।
उसके बाद में आता है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको चाइल्ड और अडल्ट में क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। जनरली जो चाइल्ड की हार्ट रेट है वो क्या देखने को मिलेगी, आपको अडल्ट की बजाय ज़्यादा देखने को मिलेगी। चाइल्ड के अंदर जो हार्ट रेट है वो कितनी देखने को मिलेगी, 100 to 160 बीट्स पर मिनट आपको देखने को मिलेगी, जबकि अडल्ट है उसके अंदर ये क्या होगी, 100 से कम देखने को मिलेगी। एट बर्थ फीटल सर्कुलेशन टू नॉर्मल सर्कुलेशन, जनरली फीटल सर्कुलेशन होता है, तो जैसे ही बेबी बोर्न होगा एज ए अडल्ट की तरह उसमें सर्कुलेशन में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में आता है हीमेटोलॉजिकल चेंजेज। हीमेटोलॉजिकल चेंजेज के अकॉर्डिंग आपको क्या चेंजेस देखने को मिले, ब्लड से रिलेटेड क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे क्लासीफाई किया, चाइल्ड में आपको क्या देखने को मिलेगा, अडल्ट में क्या देखने को मिलेगा। फर्स्ट वन आता है बॉडी वॉल्यूम, सॉरी ब्लड वॉल्यूम। टोटल ब्लड वॉल्यूम कितना देखने को मिलेगा नियोनेट के अंदर, 85 ml पर kg ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, 1 kg के अकॉर्डिंग उसमें 85 ml देखने को मिलेगा। बट जो अडल्ट होते हैं उसमें आपको 60 to 70 ml पर kg ऑफ बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। सेकेंड वन आता है, जैसे जनरली अपन बोलते हैं आरबीसी की लाइफ स्पान है वो 120 डेज होती है, लेकिन 100 to 120 डेज है वो आपको अडल्ट में देखने को मिलेगी। आपके जो चाइल्ड है इसके अंदर आरबीसी की जो लाइफ स्पान है वो क्या होगी, कम होगी, 60 to 90 डेज देखने को मिलेगी। थर्ड वन है न्यूबॉर्न आरबीसी आर माइक्रोसाइटिक। माइक्रोसाइटिक का मतलब है वो स्मॉल देखने को मिलेगी। न्यूबॉर्न आरबीसी कैसी होगी, स्मॉल होगी, माइक्रोसाइटिक होगी, जबकि अडल्ट में ये प्रॉपर फुली फॉर्म्ड होगी, मैक्रोसाइटिक आपको देखने को मिलेगी। इसकी साइज कैसी होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट वन है यूरिनरी सिस्टम में आपको क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब सारे सिस्टम में मोस्टली जो चाइल्ड है उसके सिस्टम्स है वो कैसे होंगे, मोस्टली इमेच्योर होंगे, धीरे धीरे एज बढ़ेगी तभी वो मेच्योर होते जाएंगे। तो यूरिनरी सिस्टम भी उसका इमेच्योर होगा। इमेच्योर किडनी, रिड्यूस फिल्ट्रेट एंड कंसनट्रेट यूरिन। ठीक है, इमेच्योर होगा तो जिसकी वजह से वो कम फिल्टर करेगा और कंसनट्रेशन यूरिन भी क्या होगा, कम होगा। उसके साथ में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर रेट है वो जनरली न्यूनेट में कितनी देखने को मिलेगा, आपको 38 ml पर मिनट के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगी, और वही अडल्ट के अंदर आपको 125 ml पर मिनट के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगी। इनवॉलेंट्री यूरिनेशन देखने को मिलेगा। चाइल्ड है वो धीरे धीरे जैसे उसकी एज बढ़ेगी, जैसे 2 ईयर्स है, 1.5 2 ईयर्स है या 3 ईयर्स है, तब तक बच्चा क्या होगा, यूरिन को अच्छे से अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करना सीख जाएगा और यूरिन पास आउट करना सीख जाएगा। इससे पहले इन्फेंसी वाली स्टेज के अंदर वो क्या करेगा, इनवॉलेंट्री यूरिन पास आउट करेगा। ब्लैडर कैपेसिटी इज टू लेस का मतलब है जो ब्लैडर की यूरिन स्टोरेज करने की कैपेसिटी है वो भी एडल्ट की बजाय क्या होगी, बहुत कम होगी, इसलिए उसको बार बार यूरिन पास आउट करना होगा। इन्फ्लुएंस्ड बाय स्ट्रेस का मतलब है जनरली स्ट्रेस की कोई कंडीशन होगी। फॉर एग्जांपल जैसे बच्चे के आपने गुस्सा कर दिया या कुछ भी डरा दिया तो उसकी वजह से वो यूरिन पास आउट कर देगा, इससे वो अफेक्ट होगा। नेक्स्ट वन आता है अपना एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में आपको क्या चेंजेस देखने को मिले, तो एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम का फंक्शन होता है सिक्रीट हार्मोन्स। हार्मोन्स है जो आपकी बॉडी को रेगुलेट करके करेंगे, हार्मोन बैलेंस मेंटेन करके रखेंगे। लेकिन यहाँ पे बर्थ के टाइम जनरली एंडोक्राइन ग्लैंड्स का फॉर्मेशन हो जाएंगे लेकिन वो मेच्योर नहीं होंगे, तो उसकी वजह से जैसे एड्रिनल ग्लैंड्स है वो स्मॉल होगी, लिमिटेड फंक्शंस होंगे, तो होम्योस्टैटिक कंट्रोल है वो आपको कम देखने को, लेकिन का मतलब है कम देखने को मिलेगा टिल द एज ऑफ 12 to 18 मंथ। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी इनका जो सिस्टम है वो क्या होते जाएंगे, मेच्योर होते जाएंगे। उसके बाद में आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन अपन देखेंगे जैसे गर्ल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या चेंजेस देखने को मिले, जैसे ओवरीज है तो उसकी साइज वगैरह आपको क्या होगी, अडल्ट की बजाय कम देखने को मिलेगी, लेंथ भी क्या होगी, कम होगी। फंक्शनिंग है जनरली ओवरी का जो फंक्शन है वो स्टार्ट होंगे 12 to 13 ईयर्स ऑफ एज, जिसको अपन बोलेंगे प्यूबर्टी वाली एज। तो प्यूबर्टी वाली एज के अंदर ओवरी है वो फंक्शन करना स्टार्ट करेगी। एक चीज़ बोलिए जनरली फॉल्टी डेवलपमेंट ओवरीज लीड्स टू प्रिकोसियस प्यूबर्टी और डिलेड प्यूबर्टी। ठीक है, फॉल्टी डेवलपमेंट मतलब प्रॉपर तरीके से टाइम के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट नहीं है, लेट डेवलपमेंट है, तो उस कंडीशन में अपन उसको प्रिकोसियस, पहले ही प्यूबर्टी का डेवलपमेंट हो गया तो प्रिकोसियस प्यूबर्टी। लेट डेवलप्ड हुआ है, प्यूबर्टी लेट एज के अंदर स्टार्ट हुई है तो उसको अपन बोल देंगे डिलेड प्यूबर्टी। ये जनरली अपन को देखने को मिल सकता है कौन सी कंडीशन में, जब प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है, फॉल्टी डेवलपमेंट है।
नेक्स्ट वन आता है बॉयज। बॉयज के अंदर आपको क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन है टेस्टिस इन मेल बेबी एट बर्थ आर 1.5 to 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 0.7 to 1 सेंटीमीटर वाइड। इसकी साइज भी एडल्ट की बजाय क्या होगी कि कम होगी, जैसे जैसे एज बढ़ेगी ये साइज क्या होगी, बढ़ती जाएगी। साइज ऑफ टेस्टिस इंक्रीज ग्रेजुअली एंड रीचेज मेच्योरिटी बिटवीन 13 to 17 ईयर्स। जनरली जो साइज है वो इंक्रीज कहाँ तक होगी, 13 to 17 ईयर्स तक। उसके बाद में आता है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में 2 पार्ट है, एक है मसल्स और दूसरा स्केलेटल बोन वाला। तो ये दोनों मसल्स भी इमेच्योर होंगी और बोन भी क्या होंगे, इमेच्योर होंगी। जैसे बोला है बोन के लिए, चिल्ड्रंस बोन्स आर ग्रोविंग, अडल्ट्स बोन हैव स्टॉप्ड ग्रोविंग। इसका मतलब क्या है, बच्चे की एडोसेंट एज तक बच्चे की बोन है वो कंटिन्यूस ग्रो करती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी। साइज में चेंज होगा, वेट में चेंज होगा, बट अडल्ट की बोन है उनका ग्रो करना स्टॉप हो जाएगा। दूसरा मसल्स है। मसल्स के अंदर क्या होगा, मोस्टली इन्फेंट का ये बताया है कि जो इन्फेंट का टोटल वेट होता है उसके अंदर 25% के अंदर उसमें क्या होगा, मसल्स का वेट प्रेजेंट होगा। वहीं 40% मसल्स का वेट है अडल्ट के अंदर देखने को मिलेगा। इसके साथ में चिल्ड्रन मसल्स और लिगामेंट्स आर वीक और इमेच्योर। जनरली उसकी मसल्स और जो लिगामेंट्स वगैरह है वो कैसे होंगे, वीक होंगे, इमेच्योर होंगे। तो कोई भी थोड़ी सी भी अगर उनको एक्सीडेंट या कोई होता इंजरी होती है तो उसमें इनके ब्रेक होने के चांसेस क्या होते हैं, जल्दी ब्रेक होने के चांसेस देखने को मिलेंगे। उसके बाद में आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में आपको क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन है जैसे ब्रेन का वेट है, तो न्यूनेट है उसके ब्रेन का वेट लगभग आपको 300 से लेके 500 ग्राम तक देखने को मिलेगा। वहीं अडल्ट के अंदर इसका वेट है वो 1300 से 1400 ग्राम आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। दूसरा है 90% ऑफ ब्रेन ग्रो टिल 2 ईयर्स ऑफ एज। तो जनरली बच्चे का जो ब्रेन का डेवलपमेंट अपन बोलते हैं कि विथिन 5 ईयर्स के अंदर मोस्टली बच्चे के 95% ब्रेन का डेवलपमेंट हो चुका होता है। तो वो बिल्कुल सही है। 2 ईयर तक, मोस्टली 2 ईयर तक या आगे के जो 3-4 ईयर तक है वहाँ तक बच्चे का लगभग 90% ब्रेन का डेवलपमेंट हो चुका होता है। उसके बाद में रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ दैट आर प्रेजेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। इन्फेंसी के अंदर बहुत सारी रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ प्रेजेंट होती है, जैसे सकिंग रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ है और भी बहुत सारी रिफ्लेक्स एक्टिविटीज जो क्या होंगी इन्फेंसी में प्रेजेंट रहेंगी। धीरे धीरे एज बढ़ेगी तो कुछ है रिफ्लेक्सेज ऐसे हैं जो लाइफ टाइम प्रेजेंट रहेंगे और कुछ ऐसे हैं जो डिसअपियर हो जाएंगे। इसके बाद में इमेच्योर ब्लड ब्रेन बैरियर्स। ब्लड ब्रेन बैरियर्स क्या है, इमेच्योर रहेगा, जिसकी वजह से इसके बच्चे के अंदर ब्रेन से रिलेटेड इन्फेक्शन होने के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट वन आता है, फर्स्ट वन था अपना एनाटॉमिक बेस पे, सेकेंड वन था सिस्टमिक बेस पे डिफरेंस, और थर्ड वन है अपना साइकोलॉजिकल डिफरेंस। साइकोलॉजी का मतलब है मेंटली से रिलेटेड बच्चे हैं। मेंटल लाइफ एंड हैबिट ऑफ चिल्ड्रन आर डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट। बच्चों का दिमाग मेंटली और हैबिट वो दोनों एडल्ट से डिफरेंस होता है। चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड डेंजर। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि डेंजर को नहीं समझते। फॉर एग्जांपल जैसे अपन बोलते हैं 2 साल का बच्चा वो नहीं समझता स्नेक क्या होता है, उसको वो क्या कर लेगा, उठा लेगा, तो उसको नहीं पता उसको बाइट करने से उसकी डेथ हो सकती है। तो ये बच्चे का किस वजह से, क्योंकि वो उसको नहीं पता है ये डेंजर वगैरह क्या है। दूसरा थर्ड वन, अकॉर्डिंग टू एज चिल्ड्रन और डिफरेंट साइकोलॉजिकल स्टेट सच एज। बच्चों के अंदर एज के अकॉर्डिंग जैसे उसमें फियर वो ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे स्टार्टिंग एज उसमें आपको फियर नहीं देखने को मिलेगा, जैसे जैसे एज बढ़ेगी उसको पता चलेगा इससे क्या होता है, तब उसमें फियर अराइज होगा। स्केप एंड अवॉइड स्ट्रेंजर। ठीक है, बहुत सारी ऐसी स्ट्रेंजर वाली सिचुएशंस है जैसे लाइट वगैरह उसको टच करना, तो इन सब से रिलेटेड उसमें फियर नहीं बढ़ेगा, लेकिन जब इसके बारे में पता चलेगा तब उसके अंदर फियर अराइज होगा जैसे एज बढ़ेगी। मोर बॉन्डिंग विथ पेरेंट्स एंड सेपरेशन एंजाइटी इज वेरी कॉमन। जनरली बच्चे जितनी एज कम होगी या जितना समझना शुरू कर देंगे उस कंडीशन में उनके पेरेंट्स के साथ में बॉन्डिंग क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। अगर आप पेरेंट्स से उसको सेपरेट करोगे तो उस कंडीशन में उसमें सेपरेशन एंजाइटी अराइज होगी। शॉर्ट अटेंशन स्पान इजीली डिस्ट्रैक्टेबल। आप बच्चे को इजीली डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो, डाइवर्ट कर सकते हो, उसके माइंड को चेंज कर सकते हो। अटेंशन स्पान होते हैं वो ज़्यादा क्योंकि उनको अटेंशन चाहिए होता है। उसके बाद में आता है फोर्थ वन पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल बेस पे आप क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। जनरली बच्चे के अंदर इम्बैलेंस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट,
जनरली फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, उनका इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल जैसे डायरिया, वोमिटिंग की कंडीशन होती है तो बच्चे के अंदर बहुत जल्दी आपको डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होंगे। रेजिस्टेंस टू डिजीज़ के प्रति इनकी रेजिस्टेंस कैपेसिटी है वो भी आपको क्या देखने को मिले, कम देखने को मिले, बहुत जल्दी इनके अंदर डिजीज़ कंडीशन अराइज होंगी, बिकॉज इनका इम्यून सिस्टम है वो क्या होगा, वीक होगा। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज इन चिल्ड्रेन आर डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स। थर्ड वन क्या बोल रहा है, जनरली बच्चों के अंदर बहुत सारी वही डिजीज कंडीशन अडल्ट में है, वही डिजीज कंडीशन चाइल्ड के अंदर है, बट उनके साइन सिम्टम्स है चाइल्ड के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, डिफरेंट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन आता है सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। इस बेसिस पे भी बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। जैसे चिल्ड्रेन हैव लैक ऑफ सोशल एंड इमोशनल कैपेबिलिटीज दैट आर बेटर डेवलप्ड इन अडल्ट। ठीक है, आप एक चीज़ बोल सकते हैं, पर यहाँ पे बच्चे को स्टार्टिंग में आप जिस तरीके की कैपेबिलिटीज़ डालोगे या जिस तरीके का इन्वायरमेंट बच्चे को प्रोवाइड करोगे वो आगे जाके वैसा ही अडेप्ट होगा। तो ये सब चीज़ें आप स्टार्टिंग से उसमें अच्छे इमोशनल बॉन्डिंग अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो उसका सोशल लाइफ भी वो क्या होगी, सोशल रिलेटिव्स या उसके रिलेशनशिप है वो भी क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। उसके साथ में चिल्ड्रेन में भी वेरी सेल्फ सेंटर्ड, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, खुद पे ज़्यादा कंसंट्रेट करके रखते हैं। चिल्ड्रेन गिव इम्पोर्टेंस टू देयर ओवन नीड्स एंड इंटरेस्ट अबव दोज अदर्स। जनरली बच्चों को खुद से ज़्यादा मतलब होता है, वो खुद की नीड्स पे ही ज़्यादा मतलब खुद की नीड्स को ही ज़्यादा प्रायोरिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में आता है नेक्स्ट वन कोग्निटिव डेवलपमेंट। कोग्निटिव बेस पे बच्चे के अंदर क्या देखने को मिलेगा, जनरली बच्चे का जो है, अब सारी चीज़ें इसमें कोग्निटिव एबिलिटीज है उसमें स्टार्ट होंगी, तो ये सब चीज़ें जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे ही मेच्योर होती जाएंगी, डेवलप्ड हो जाएंगी। जैसे नॉलेज है, जैसे एज बढ़ेगी उसका नॉलेज बढ़ता जाएगी, उसकी स्किल्स मेच्योर होती जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटीज है वो उसकी बढ़ती जाएगी, डिसीजन लेने की कैपेसिटी है, ये सारी चीज़ें हैं क्या होंगी, जैसे जैसे वो सारे अपने इन्वायरमेंट को देखेगा, उसमें जैसे रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें उसकी कोग्निटिव एबिलिटीज है वो क्या होंगी, डेवलप्ड होंगी। अदर साइड एन अडल्ट हैड मैच्योर थिंकिंग एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग विद द वर्ल्ड अराउंड देम। इसकी बजाय सीधा सिंपल सा है, अडल्ट ने बहुत सारी चीज़ें ये देखी हैं, फेस करी हैं, तो उसकी मैच्योरिटी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। उसके बाद में नेक्स्ट वन डिफरेंट बिटवीन अडल्ट एंड चाइल्ड के बाद में नेक्स्ट वन इंट्रोडक्टरी पार्ट का जो पोर्शन है वो है हॉस्पिटल इन्वायरमेंट फॉर ए सिक चाइल्ड। एक सिक चाइल्ड है, एक इलनेस चाइल्ड है, ठीक है, कोई डिजीज कंडीशन बच्चे में है, तो उसको अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट कर रहे हो तो वो हॉस्पिटल इन्वायरमेंट कैसा होगा। जनरली आपको देखा होगा अडल्ट को सब चीज़ों के बारे में पता होगा, क्योंकि हॉस्पिटल इन्वायरमेंट है उसके होम इन्वायरमेंट से या होम सेटअप से एकदम डिफरेंस होगा, पर उसको इस चीज़ का आइडिया होगा, वहाँ उसको क्या करना है, मतलब कैसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें, बहुत सारी चीज़ों का उसको आइडिया रहता है। लेकिन बच्चे के साथ में ऐसा नहीं है, उसको नहीं पता उसके साथ में क्या हो रहा है, उसको ये दूसरे सेटअप मतलब हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में क्यों लाया जा रहा है, तो उन सब का उस बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, कैसा इन्वायरमेंट होगा, इन सब के बारे में अपन यहाँ पे इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इंट्रोडक्शन। Sick usually means physically ill, but it can sometimes be used to means mentally ill. Sick का मतलब जनरली अपन हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ते हैं जिसके अंदर फिजिकली, मेंटली, सोशली इल बोलते हैं, तो सेम वही चीज़ है। इल का मतलब फिजिकली इल ही नहीं, उसके साथ में वो मेंटली इल भी देखने को मिलेगा। द सिक चिल्ड्रन नीड्स हॉस्पिटलाइजेशन। कोई भी डिजीज कंडीशन है ऐसी जिसके लिए अपन को उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। इट इज़ ए स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट फॉर बोथ चिल्ड्रन एंड देयर फैमिलीज। इसका मतलब क्या है, हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा तो उसमें वो चाइल्ड और उसके पेरेंट्स प्लस फैमिली मेम्बर्स के लिए भी एक कैसी होगी, स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट कंडीशन होगी। हॉस्पिटलाइजेशन लीड्स टू इंटरप्शन ऑफ द चाइल्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो उसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो हो रहा है उसमें भी इंटरप्शन या उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, इसकी वजह से उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी क्या होगा, कम होगा। उसके बाद में आता है हॉस्पिटल इन्वायरमेंट फॉर ए सिक चाइल्ड। तो फर्स्ट वन देखते हैं अपन सोशल इन्वायरमेंट, ठीक है, हॉस्पिटल इन्वायरमेंट किस टाइप का इन्वायरमेंट। फर्स्ट वन है जैसे सोशल इन्वायरमेंट है। सोशल इन्वायरमेंट का मतलब है उसके चारों ओर किस तरीके के लोग हैं। तो जनरली जब हॉस्पिटल में जाएगा तो वहाँ के जो हॉस्पिटल अपने हेल्थ टीम है, हेल्थ वर्कर्स हैं, वो सब देखने को मिलेंगे, प्लस उसके
पेशेंट्स हैं वो देखने को मिलेंगे, साथ में रिलेटिव्स ऑफ द देयर फैमिलीज। जनरली वहाँ पे अब हॉस्पिटल वाले अलाउ करते हैं उसके पेरेंट्स वगैरह फैमिली, तो वो सब उसके साथ में रहेंगे। अगर कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो अलाउ नहीं करेंगे तो वो पेरेंट्स उसके साथ में नहीं रहेंगे। तो उस कंडीशन में उसका जो इन्वायरमेंट है वो बच्चे के लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएगा। दिस इज ए स्ट्रेंज सोशल इन्वायरमेंट फॉर द चाइल्ड। तो इस वजह से बच्चे के लिए वो सोशल इन्वायरमेंट कैसा हो जाएगा, स्ट्रेंज हो जाएगा, क्योंकि एकदम से घर पे किसी और लोगों को देख रहा है जिनके साथ में वो एडजस्ट से अटैच्ड है। जैसे हॉस्पिटल आप लेके आ रहे हो तो एक नए ही लोग उसको देखने को मिल रहे हैं, तो वो उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, स्ट्रेंज सोशल इन्वायरमेंट वो उसके लिए बन रहा है। सेकेंड वन आता है फिजिकल इन्वायरमेंट। बिल्कुल हॉस्पिटल इन्वायरमेंट है तो उसका फिजिकल सेटअप भी घर की बजाय चेंज देखने को मिलेगा, जिसके अंदर उसका प्लेस वगैरह है, जैसे वार्ड है, रूम है, मशीन्स, इक्विपमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें होंगी, तो वो सब चीज़ें उसको क्या लगेगी, बहुत ज़्यादा डेंजर लगेंगी, तो वो भी उसके लिए क्या करेंगे, स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट वन थर्ड वन है चेंज इन रूटीन। चेंज इन रूटीन ये भी चेंज हो जाएगा। जनरली बच्चे का जो डेली रूटीन पैटर्न है, जैसे ही हॉस्पिटल में एडमिट होगा तो उसका डेली रूटीन पैटर्न है वो भी क्या होगा, चेंज होगा। तो उसकी वजह से भी उसके अंदर क्या होगा, एंजाइटी, स्ट्रेस वगैरह राइज होंगे। जैसे साथ में उसके वहाँ पे कुछ डायग्नोस्टिक है, थेरेप्यूटिक प्रोसीजर्स है, वो सब बच्चे के लिए और उसकी फैमिली के लिए भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से उसका न्यूट्रिशनल पैटर्न है, मतलब सारी उसका जो डेली रूटीन लाइफ है वो पूरी कंप्लीटली क्या होगी, चेंज होगी, डिस्टर्ब होगी। तो उस डिस्टर्बेंस क्या होगा बच्चे के अंदर आपको और ज़्यादा देखने को मिलेगा। प्रिपरेशन नेक्स्ट वन आता है प्रिपरेशन ऑफ हॉस्पिटल इन्वायरमेंट फॉर द चाइल्ड। अब एक चीज़ आती है, अपन देख रहे हैं ये सारी चीज़ें क्योंकि बच्चा होम से हॉस्पिटल में आ रहा है तो उसके लिए इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, लेकिन आज का जो न्यू मॉडर्न कॉन्सेप्ट अपने ट्रेंड्स हैं उनने ऐसे कर दिए हैं कि बच्चे को ये स्ट्रेसफुल वाली सिचुएशन ना फील हो, उसको एकदम होम के जैसा ही हॉस्पिटल में फील हो, जिससे बच्चा क्या हो बहुत जल्दी ट्रीट हो सके, ईजिली डिजीज कंडीशन रिकवर कर सके, उसके अंदर बच्चे के अंदर और पेरेंट्स के अंदर कोई भी ऐसी स्ट्रेसफुल कंडीशन अराइज नहीं हो। तो फॉर एग्जांपल जैसे इन्फेंट्स है, अपन एज ग्रुप के अकॉर्डिंग अलग अलग सेटअप करेंगे, मतलब जो हॉस्पिटल है वो अलग तरीके से प्रिपेयर करेंगे। जैसे इन्फेंट है, इन्फेंट का मतलब है 1 ईयर का जो चाइल्ड है, 1 ईयर का चाइल्ड है तो उसके लिए आप उसी के तरीके की चीज़ें वहाँ पे मैनेज करोगे। अगर इस तरीके का मैनेज करते हो तो वो बच्चे के क्या होंगे, स्ट्रेसफुल एंजाइटी वाली चीज़ें कम अराइज होंगी और वो जल्दी अपनी डिजीज कंडीशन से ट्रीट हो जाएगा। फर्स्ट वन है जैसे ब्रिंग योर चाइल्ड फेवरेट टॉयज, ब्लैंकेट और स्टफ्ड एनिमल्स। जनरली स्टफ्ड एनिमल का मतलब है सॉफ्ट ऐसे इस टाइप के एनिमल्स टाइप के टॉयज वगैरह हैं, इसके ब्लैंकेट वगैरह, मतलब जो भी उस बच्चे का उसका फेवरेट चीज़ें वो उसको प्रोवाइड कर दो, तो वो क्या है उसको अलग चीज़ फील नहीं होगी। नर्सिंग स्टाफ शुड नो अबाउट द बेबी शेड्यूल। जैसे बेबी का पहले शेड्यूल था सेम वही शेड्यूल आपको हॉस्पिटल में फॉलो करना है, तो उसका शेड्यूल डिस्टर्बेंस वहाँ पे अराइज नहीं होगा। पेशेंट्स रिमेन काल्म, ठीक है, उसको कैसे रखना है, काल्म रखना है, शांत रखना है। ब्रिंग म्यूजिक दैट हेल्प्स रिलैक्स योर बेबी, ठीक है, अगर आप म्यूजिक भी स्टार्ट कर सकते हो जिससे आपका बच्चा है वो रिलैक्स फील करे। कीप रूटीन्स एज नॉर्मल एज पॉसिबल, ठीक है, जितना जल्दी हो सके मतलब आपको एकदम रूटीन लाइफ उसकी पॉसिबल करनी है। सेकेंड वन आता है टोडलर। टोडलर 1 to 3 ईयर्स के जो चाइल्ड होंगे उनके अंदर आप क्या ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करोगे जिससे उनको वहाँ पे एक फेवरेबल या स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट फील हो। जैसे यूज सिंपल वर्ड्स दैट योर चाइल्ड विल अंडरस्टैंड, बच्चे के साथ में आप सिंपल लैंग्वेज में बात करनी है, ऐसे वर्ड सिंपल वर्ड यूज करने हैं जिससे बच्चा समझ सके। आप ऐसे वर्ड यूज कर रहे हो बच्चे को पता ही नहीं, उसका मीनिंग ही नहीं पता, तो उन वर्ड का कोई मतलब नहीं है। टेल ट्रूथ, आपको सच बताना है, आप जो भी प्रोसीजर कर रहे हो, जो भी उसको केयर प्रोवाइड कर रहे हो उसके बारे में आपको सच बताना है। अलाउ योर चाइल्ड टू चूज हिज और हर फेवरेट थिंग्स टू ब्रिंग टू द हॉस्पिटल। बच्चे को वो उसकी जो भी फेवरेट टॉयज वगैरह है, जो भी उसकी फेवरेट थिंग्स वगैरह है, या जो भी उसके पेरेंट्स है अगर वो उनको साथ रखना चाहे तो उनको आपको अलाउ करना है, जिससे उसमें एंजाइटी स्ट्रेसफुल वाली कंडीशन अराइज नहीं होगी। रीड बुक्स अबाउट गोइंग टू द हॉस्पिटल, ठीक है, जो भी इस तरीके के में अगर कंफर्ट फील करता है तो ये चीज़ें प्रोवाइड कर दो। Encourage your child to use play, medical kits and dolls to act out in और हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सपीरियंस। जो भी चीज़ें के साथ में वो खेलना पसंद करता है वो सारे टॉयज वगैरह उसको प्रोवाइड कर सकते हो जिससे वो अपने आप को कंफर्ट फील करवाए।
थर्ड वन आता है प्री स्कूल एज। प्री स्कूल का मतलब है 3 to 6 ईयर्स के जो चाइल्ड्स होते हैं उनको आप ऐसी क्या एक्टिविटी, ऐसे क्या इन्वायरमेंट प्रोवाइड करोगे जिससे वो वहाँ पे अपने आप को कंफर्ट फील करे। जैसे फर्स्ट वन है यूज़ सिंपल वर्ड्स विदाउट टू मेनी डिटेल्स। आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा डिटेल्स उसको प्रोवाइड नहीं करनी, एक सिंपल लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन करना है कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हुई है, कैसे क्या प्रोसीजर प्रोवाइड करते हैं, एक सिंपल लैंग्वेज में जिससे वो समझ सके, वो लैंग्वेज आपको यूज लेनी है। हेल्प योर प्री स्कूलर अंडरस्टैंड दैट he or she did not do anything to cause the hospitalization procedure or surgery। ठीक है, जिसके भी बारे में वो जितना समझ सके उन सब चीज़ों के बारे में उसे बताना है। encourage your prescholar to talk about his or her feelings। थर्ड वन आपको क्या देखना, बच्चा अगर कुछ बताना चाह रहा है तो आपको एनकरेज करना उसे, ताकि आपको पता चल सके वो कैसा फील कर रहा है और आप किस तरीके से उसको ट्रीट कर सको। गिव योर प्री स्कूलर द अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चंस। उनको आपको इन्हांस करना है कि वो क्वेश्चन पुटअप करें, वो क्वेश्चन पुटअप करेंगे तभी आपको उनका डाउट मालूम होगा। रीड बुक्स विथ पिक्चर ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स। जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है उनके बारे में भी आप जो सिंपल मेडिकल इक्विपमेंट के बारे में बता सकते हो, ताकि उससे रिलेट के उसके बीच अंदर जो भी एंजाइटी स्ट्रेंजर अराइज हुआ है वो कम हो सके। यूज प्ले मेडिकल किट्स टू अलाउ एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स। जो भी मेडिकल किट्स वगैरह वो आप पहले उसको प्रोवाइड कर सकते हो प्ले करने के लिए, ताकि आपको पता चल सके कि वो उनके साथ में एंजॉय कर रहा है या उसको मतलब एंजाइटी वगैरह राइज हो रही है, स्ट्रेंज लग रहे हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा, जिससे आप कोई भी प्रोसीजर प्रोवाइड कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट वन आता है स्कूल एज। स्कूल एज का मतलब है 6 to 12 ईयर्स के जो चाइल्ड्स होते हैं उनको आप कैसे वहाँ पे मैनेज करोगे। फर्स्ट वन है लेट योर चाइल्ड नो दैट यू विल आंसर एनी ऑफ हिज और हर क्वेश्चंस। फर्स्ट वन कि जो भी उसका क्वेश्चन आंसर है वो आपको अपडेट करना है, जो भी अगर पुटअप कर रहे हैं तो उसको अपडेट करना है। टॉक अबाउट योर चाइल्ड फियर्स एंड क्वेश्चंस ओपनली एंड होनेस्टली। जो भी क्वेश्चंस पुटअप कर रहे हैं उनको आपको करेक्ट होनेस्टली आंसर प्रोवाइड करना है। हेल्प योर चाइल्ड अंडरस्टैंड एग्जैक्टली वाई ही और सी नीड ए सर्टेन प्रोसीजर और टू बी हॉस्पिटलाइज। एग्जैक्ट आपको झूठ नहीं बोलना है, उनको क्या ऐसी प्रॉब्लम हुई है, क्यों उनको हॉस्पिटल में यहाँ पे एडमिट किया गया, उनके बारे में आपको एग्जैक्टली बताना है। इंकरेज चाइल्ड्स फ्रेंड टू विजिट। अगर वो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में वहाँ रहना पसंद कर रहा है तो उनको भी इंकरेज करना है, या अपन बोल सकते हैं उनके फ्रेंड्स वगैरह को भी आप वहाँ पे बुला सकते हो, जिससे फ्रेंड्स के साथ में रहेगा तो वो अपने आप को कंफर्ट फील करेगा। कंटिन्यूस स्कूल वर्क। कोई सिंपल डिजीज कंडीशन है जिसमें वो आराम से अपना स्कूल वर्क कर सकते हैं तो उस कंडीशन में आप उसका स्कूल वर्क भी कंटिन्यू करवा सकते हैं। एडोलसेंट। नेक्स्ट एडोलसेंट एज वाली आती है जिसको अपन बोल सकते हैं 12 से 17-18 साल वाले जो बच्चे होते हैं। तो 12 से एडोलसेंट वाले जो एज के बच्चे होते हैं मोस्टली अडल्ट के जैसे ही आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें उसमें अडल्ट के जैसे हो जाएंगी। फर्स्ट वन है देखो इंक्लूड योर एडोलसेंट इन एनी डिस्कशन एंड डिसीजन अबाउट हिज और हर हेल्थ केयर एक्सपीरियंस। ठीक है, कोई भी आपको डिसीजन लेना है तो इन बच्चों को, एडोलसेंट बच्चों को इंक्लूड करना है कि हम आपके साथ में ऐसा कुछ प्रोसीजर या ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, या डिजीज कंडीशन में इस तरीके का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, तो आपको उसका डिसीजन और डिस्कशन वहाँ पे मेंशन करना है। इंकरेज योर एडोलसेंट टू आस्क क्वेश्चन अबाउट हॉस्पिटल केयर प्रोसीजर शेड्यूल्स। इसके बारे में भी बच्चे को इंकरेज करना है कि आपको कोई भी डाउट है तो आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। अलाउ एंड सपोर्ट योर एडोलसेंट प्राइवेसी। कोई भी ऐसे प्रोसीजर है जिसके अंदर आपको प्राइवेसी प्रोवाइड करनी है, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है या बाकी का कोई भी है, अगर उसको अनकम्फर्ट हो रहा है बच्चे को तो उस कंडीशन में आपको प्राइवेसी प्रोवाइड करनी है। प्रोवाइड जनरल एंड रीड बुक्स, ये सारे उसके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए प्रोवाइड कर सकते हो। बी पेशेंस विथ मूड स्विंग्स। इन टाइप के बच्चों में मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा राइज होते हैं, उनके खुद के डिसीजन होते हैं, तो उस कंडीशन में जो हेल्थ वर्कर्स है, हेल्थ स्टाफ, उसको काम डाउन रहना है। लीव अलोन। अगर वो अलोन रहना चाहते हैं तो उस कंडीशन में कुछ टाइम के लिए आप उन्हें अलोन भी छोड़ सकते हो। उसके बाद में आता है इम्पैक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑन चाइल्ड एंड फैमिली। अब ये तो अपन ने सेटअप कर दिया हॉस्पिटल इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप के बच्चे के लिए, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि कितना भी आप सेटअप कर दो हॉस्पिटल का इम्पैक्ट उनके ऊपर आएगा ही, क्योंकि वो ये कि उनकी नॉर्मल लाइफ नहीं रहेगी, थोड़ा सा उसमें चेंजेज आएगा। तो ये बोल रहा है कि जो हॉस्पिटलाइजेशन सेटअप है
जब बच्चे के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा, साथ में उसके फैमिली मेम्बर भी अफेक्ट होंगे। तो फर्स्ट वन अपन डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट ऑन पेरेंट्स और रिस्पॉन्स ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, उनके पेरेंट्स पे क्या देखने को मिलेगा। बच्चे को आप हॉस्पिटल में एडमिट कर रहे हो तो उनके पेरेंट्स कैसा फील करेंगे या उनका क्या रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। जैसे लेक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज रिलेटेड टू चाइल्ड इलनेस। जनरली क्या होगा, पेरेंट्स को जब भी हॉस्पिटल में एडमिट होगा तो उसको उसके नॉलेज के बारे में पता नहीं होगा, तो वो सब उसकी वजह से उनमें एंजाइटी अराइज होगी। तो आपको उनको इन्फॉर्मेशन नहीं पता तो वो सारी उनको प्रोवाइड करनी है। फियर ऑफ प्रोसीजर एंड ट्रीटमेंट ऑफ, बच्चे के साथ में किस तरीके के प्रोसीजर प्रोवाइड करेंगे, किस तरीके का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, उससे लेके उनमें फियर अराइज होगा। फियर ऑफ अननोन दैट व्हाट विल हैपन टू चाइल्ड इन फ्यूचर। कुछ ऐसी कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज हो तो उसकी वजह से भी क्या उस पेरेंट्स में फियर अराइज होगा कि पता नहीं फ्यूचर में बच्चे के साथ में क्या होगा, या नॉर्मल लाइफ सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। एंड फियर ऑफ फाइनेंशियल बर्डन ऑन फैमिली। ये तो नॉर्मल सी बात है, अगर हॉस्पिटल में एडमिट होंगे तो उनके फाइनेंशियल बर्डन भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन आता है इम्पैक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑन चाइल्ड। चाइल्ड के ऊपर इम्पैक्ट देखना, वो अपने पेरेंट्स के ऊपर इम्पैक्ट देखा था। अब चाइल्ड में भी अपन एज ग्रुप के अकॉर्डिंग इम्पैक्ट देखेंगे। जैसे डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे हैं तो उन पे आपको अलग अलग इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जैसे फर्स्ट वन है रिएक्शन ऑफ इन्फेंट्स। इन्फेंट्स का मतलब है 1 ईयर का जो चाइल्ड होगा उसके ऊपर आपको क्या इम्पैक्ट या वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, क्या देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेनली सेपरेशन एंजाइटी। 1 साल का बच्चा है, पेरेंट्स से आप अलग करने की कोशिश करोगे तो सेपरेशन एंजाइटी देखने को मिलेगा। डिस्टर्बेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बेसिक ट्रस्ट व्हेन द इन्फेंट इज सेपरेशन फ्रॉम मदर एंड व्हेन इलनेस एंड हॉस्पिटलाइजेशन। अगर इस कंडीशन में आप बच्चे को मदर से या उसके फैमिली मेम्बर से या पेरेंट्स से सेपरेट करते हो तो आगे जाके उसमें जो ट्रस्ट इश्यू है वो अराइज होंगे, वो किसी पे इतना जल्दी ट्रस्ट करना स्टार्ट नहीं करेगा। इमोशनल विड्रॉल एंड डिप्रेशन आर फाउंड इन द इन्फेंट्स 4 to 8 months। ठीक है, इमोशनल विड्रॉल और डिप्रेशन देखने को मिलेगा इस एज में। 8 to 12 months में उसमें जनरली लिमिटेड टॉलरेंस वगैरह देखने को मिलेंगे, सेपरेशन एंजाइटी वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में आता है टोटल्स 1 to 3 years में आपको क्या क्या देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें पहले देखने को मिलेगी, प्रोटेस्ट, सेकेंड वन है डिस्पेयर और थर्ड वन है डिनाइल। प्रोटेस्ट का मतलब जनरली क्या होगा, बहुत जल्दी वो क्या करेगा, क्राई करना शुरू कर देगा। ठीक है, कुछ भी थोड़ा सा भी हो उसमें क्राई करना शुरू कर देगा। रिजेक्टिंग नर्स अटेंशन। ठीक है, जब भी कोई हेल्थ वर्कर या नर्स वगैरह जो केयर प्रोवाइड करे उनको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, अर्जेंट डिजायर टू फाइंड मदर, उस कंडीशन में अपने मदर को फाइंड करना शुरू करेगा। शोइंग साइंस ऑफ डिस्ट्रेस विथ एंगर एंड टीयर्स स्पेशली व्हेन विथ मदर्स। ठीक है, मतलब वो क्या करेगा, एंगर या टीयर्स मतलब रोना करेगा या गुस्सा करेगा, ऐसे करके अपने इमोशंस क्या करेगा, शो करेगा इनके साथ में। दूसरा डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब जनरली क्या होगा, बच्चा क्या हो जाएगा, आप फोर्सफुली अगर उसके साथ में प्रोसीजर कर रहे हो, केयर प्रोवाइड कर रहे हो तो डिस्पेयर का मतलब है वो होपलेसनेस है, हेल्पलेसनेस फील करेगा, एपैथिक है, एनोरेक्टिक है, लुक सैड है, क्राई कंटिन्यूसली है, ये सब उसके अंदर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से वो थम सकिंग है, फिंगरिंग लिप वगैरह है, ये सब करना, टाइटली क्लचिंग ए टॉय को टाइट पकड़ लेगा, ये सब उसके अंदर देखने को मिलेगा। डिनाइल का मतलब है वो अपने जो नैन इमोशंस है उनकी जगह उनको डिनाइल मतलब उनकी जगह दूसरे उनको रिग्रेस करना शुरू कर देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोटेस्ट एंड रिप्रेस ऑल फीलिंग्स, द चाइल्ड डज नॉट क्राई इन द एब्सेंस ऑफ मदर एंड मे सीन मोर अटैच टू नर्स। ठीक है, जनरली क्या करेगा, वो मदर के साथ अटैच ना होकर और जो स्टाफ नर्स है या जो केयर प्रोवाइडर है उनके साथ में अटैच होना ज़्यादा शुरू कर देगा, मतलब एग्जैक्ट फीलिंग है उसको वो डिनाइल करना शुरू कर देगा। रिएक्शन ऑफ प्री स्कूल चाइल्ड है, उनमें आपको क्या देखने को मिलेगा, मीन्स 3 to 6 years के चाइल्ड में। प्री स्कूल चाइल्ड से जनरली वेरियस मेंटल मैकेनिज्म है अराइज होगी, तो उसकी वजह से वो एडजस्ट होना शुरू करेगा, एडजस्ट विद द स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन और प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। जो भी सिचुएशन उसके साथ में आ रही है वो अपनी मैकेनिज्म के थ्रू, डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू उन सिचुएशन के साथ में एडजस्ट होना शुरू करेगा। दे रिएक्ट बाय एग्जिबिटिंग रिग्रेशन, प्रोजेक्शन, रिप्लेसमेंट, आइडेंटिफिकेशन, अग्रेशन, डिनाइल, विड्रोल एंड फैंटेसी, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। साथ में स्टेज ऑफ प्रोटेस्ट इन प्री स्कूल चिल्ड्रन यूजुअली रिग्रेशन, ये भी आपको देखने को मिलेगा।
रिएक्शन ऑफ स्कूल एज्ड चिल्ड्रेन, स्कूल एज चिल्ड्रेन है उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये कैसे रिएक्ट करेंगे। जनरली ये क्या होंगे, कंसर्न्ड विथ फियर, वरी, फैंटासीज, मोडेस्टी एंड प्राइवेसी, ये सब चीज़ें इनके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। इसके अंदर क्या होगा, जैसे डिफेंस मैकेनिज्म रिग्रेशन है, सेपरेशन एंजाइटी है, नेगेटिविज्म है, डिप्रेशन, फोबिया, अनरियलिस्टिक फियर वगैरह, सप्रेशन, डिनाइल ऑफ सिम्टम्स, कॉन्शियस अटेम्प्ट्स ऑफ मैच्योर बिहेवियर, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद में आता है रिएक्शन ऑफ एडोलसेंट, लास्ट जो स्टेज होती है एडोलसेंट वाले में, ये कैसे रिएक्ट करेंगे। एडोलसेंट है कंसर्न लेक ऑफ प्राइवेसी अराइज होगा, सेपरेशन फ्रॉम फियर्स, ये अपने मतलब इनकी प्राइवेसी डिस्टर्बेंस ज़्यादा अराइज होगा, ये अपने पीयर ग्रुप्स हैं, फैमिली मेम्बर्स से, स्कूल फ्रेंड्स हैं, उनसे क्या होंगे, सेपरेट होंगे। इंटरफेरेंस विथ बॉडी इमेज और इंडिपेंडेंस ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेक्सुअलिटी, जनरली इनकी कोई वैसी डिजीज कंडीशन तो उसको अपनी खुद की बॉडी इमेज को लेके इसमें इंटरफेरेंस अराइज होगा, तो इसकी वजह से दे रिएक्ट विथ एंजाइटी रिलेटेड टू लॉस ऑफ कंट्रोल एंड इनसिक्योरिटी इन स्ट्रेंज इन्वायरमेंट, तो अपना कंट्रोल वगैरह वो लॉस हो सकता है उनके अंदर, जिसकी वजह से एंगर है, डिमांडिंग और अनकोऑपरेटिव बिहेवियर और इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन मदर एंड स्टाफ, तो इस तरीके का बिहेवियर उसमें राइज होगा, मतलब मदर और स्टाफ पे ये ज़्यादा डिपेंड रहना शुरू कर देंगे। दे में अडोप्ट मेंटल मैकेनिज्म लाइक इंटेलेक्चुअलाइजेशन अबाउट डिजीज, रिजेक्शन ऑफ ट्रीटमेंट, डिप्रेशन, डिनाइल और विड्रॉल, इस तरीके भी आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में आता है इफेक्ट्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑन द फैमिली, फैमिली के ऊपर क्या आपको हॉस्पिटलाइजेशन का इफेक्ट है वो देखने को मिलेगा। पेरेंट्स पे हो गया, चाइल्ड पे हो गया, फैमिली है, बाकी के मेंबर है वो भी थोड़ा बहुत अफेक्ट होंगे। तो जैसे जनरली फर्स्ट वन क्या होगा, ब्रेक इन द यूनिटी ऑफ फैमिली, फैमिली की यूनिटी ब्रेक हुई है, ठीक है, बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है तो उनकी फैमिली इनकम्प्लीट हुई है, बच्चा दूसरी जगह है, कुछ लोग फैमिली में, तो उनकी फैमिली क्या हुई है यहाँ पे ब्रेक। सेकेंड वन सेपरेशन फ्रॉम द चिल्ड्रेन, बिल्कुल अपने बच्चे से वो सेपरेट हुआ है तो उसकी वजह से भी उनमें एंजाइटी देखने को मिलेगी। फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेंसी एज अदर केयर ऑफ देयर चिल्ड्रेन, ठीक है, कोई और आपके बच्चे को केयर प्रोवाइड कर रहा है तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम अराइज होगी, पता नहीं प्रॉपर तरीके से केयर प्रोवाइड करेगा नहीं करेगा। उसके बाद में दे फील एंजाइटी, बिल्कुल एंजाइटी अराइज होगा, एंगर होगा, फियर, डिसअपॉइंटमेंट, सेल्फ ब्लेम एंड पॉसिबल गिल्ट फीलिंग ड्यू टू लेक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड कंपिटेंस फॉर केयरिंग द चाइल्ड इलनेस एंड वेलनेस। जनरली क्या होगा, कोई ऐसी कंडीशन हो, कई बार बच्चे को अपन ध्यान नहीं दिया, उसकी वजह से उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम अराइज हुई है तो वो खुद को गिल्ट फील करेंगे कि हम लोग ध्यान रखते, हम लोग ऐसा प्रॉपर तरीके से केयर करते तो आज बच्चे के साथ में ऐसा नहीं होगा, तो वो सब चीज़ें उनके फैमिली मेम्बर्स में अराइज होंगी। पेरेंटल एंजाइटी अराइज होगी। स्ट्रेंज इन्वायरमेंट इन द हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में अगर वो उनके साथ में है तो वो भी उनके लिए स्ट्रेंज इन्वायरमेंट होगा। सोसाइटी विल लुक अपॉन द इलनेस एज रिफ्लेक्शन ऑफ समथिंग रॉन्ग विथ द पेरेंट्स। जनरली कोई ऐसी डिजीज कंडीशन होती है, कोई कंजेनाइटल या कोई और डिजीज कंडीशन जिसमें उनको सोसाइटी से थोड़ा सा प्रॉब्लम अराइज हो तो वो भी इनके अंदर देखने को मिल सकता है फैमिली मेम्बर में। उसके बाद में नेक्स्ट वन आता है रोल ऑफ नर्स टू हेल्प टू कोप विथ हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन। अब नर्स कैसे कोप करेगी, वो कैसे केयर प्रोवाइड करेगी चाइल्ड के साथ में, तो जनरली क्या होगा, नर्स का पहला क्या होगा, सफिशिएंट कॉन्फिडेंस। एज ज़्यादा है तो उस कंडीशन में बच्चे का कॉन्फिडेंस, साथ में उनके पेरेंट्स का भी उसको कॉन्फिडेंस क्या करना है, गेन करना है। अगर आप वो उसकी चाइल्ड और पेरेंट्स के साथ में प्रॉपर तरीके से रिलेशनशिप मेंटेन करेगी तो वो अच्छे से उनको केयर प्रोवाइड कर सकती है। शुड हैव पेशेंस, टॉलरेंस एंड इमोशनल स्ट्रेंथ इन टाइम्स ऑफ स्ट्रेस। जनरली क्या होगा, बहुत सारे पेरेंट्स हैं उनका भी इमोशनल डिस्टर्बेंस अराइज होगा, तो उस कंडीशन में एक नर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक काम पेशेंट मतलब एक शांत बिहेवियर के साथ में उनका जो भी बिहेवियर उसको मैनेज करके उनको अच्छे से क्या करे, वहाँ पे केयर प्रोवाइड कर सके। प्रोवाइड फैमिली सेंटर्ड केयर विथ डिफरेंट अप्रोच टू स्पेसिफिक एज ग्रुप। फैमिली सेंटर्ड केयर का मतलब उसके फैमिली को इन्वॉल्व करके बच्चे को क्या प्रोवाइड करनी है, केयर प्रोवाइड करनी है। फर्स्ट वन है, अब जैसे नियोनेट है, नियोनेट का मतलब है 20 ईयर एज का जो चाइल्ड है, नियोनेट है, उसको केयर कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो रूमिंग इन एंड सेंसरी स्टिमुलेशन, सेंसरी मोटर स्टिमुलेशन। अब जरूरी है, नियोनेट है तो मदर को उसके साथ में रखना है, ठीक है, तो जिसकी वजह से बच्चा क्या होगा, बहुत जल्दी हील होगा, ट्रीट होगा। इन इन्फेंट्स 1 ईयर का है तो उस कंडीशन में इंकरेज मदर टू बैलेंस हर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मिनिमाइज सेपरेशन। उस कंडीशन में भी आपको मदर को उसके साथ में रखना है, सेपरेट नहीं करना है। मदर कैन बी अलाउड ड्यूरिंग प्रोसीजर प्रोवाइडिंग टॉयज टू रिलीव टेंशन।
कंडीशन, हर प्रोसीजर जो भी आप प्रोसीजर प्रोवाइड कर रहे हो उस कंडीशन में उसकी मदर को उसके साथ में रखना। अगर ऐसा करोगे तो बच्चे के अंदर स्ट्रेंज एंजाइटी वगैरह नहीं अराइज होंगे। इन स्कूल चिल्ड्रेन के अंदर भी क्या करना है पेरेंट टू प्रिपेयर चाइल्ड फॉर इलेक्टिव हॉस्पिटलाइजेशन, प्रोवाइड प्राइवेसी through nursing history should be obtained for plan of care, explain the procedure and its purpose, encourage play, self care, continue school work, ensure parents to cope with their own anxieties, introduce to parents in the same unit and consistent visiting पैटर्न। ठीक है, तो जनरली क्या है कि स्कूल चिल्ड्रेन है तो उसमें भी आपको डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग, अगर ज़्यादा सीवियर नहीं है, नॉर्मल है, तो उसके कोई स्कूल वर्क है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, साथ में उसके प्रोसीजर वगैरह जो भी है, नर्सिंग हिस्ट्री वगैरह, उन सब के बारे में भी उनके साथ में एक्सप्लेन करना है। इन एडोलसेंट है, एडोलसेंट में भी क्या करना है, प्लान्ड हॉस्पिटल, मतलब कोई ऐसी है जिसके अंदर आपको पता है कि कुछ सर्जरी होने वाली है, तो वो प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन उसके बारे में सब प्रिपेयर करना है, पेरेंट्स को भी चाइल्ड्स को भी। इसके साथ में फैसिलिटीज़ हैं उन सब के बारे में भी उसको बताना है, एडमिशन है, क्या क्या मतलब कितना क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या मनी वगैरह लगेंगे, तो उन सब के बारे में उनको बताना है। प्रोसीजर, अपॉर्चुनिटी, रिक्रिएशन, पीयर रिलेशनशिप, इंटरेक्शन विथ अदर एडोलसेंट पेशेंट एंड एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, और बाकी के ऐसी डिजीज़ कंडीशन से और पेरेंट्स हैं तो उनके साथ में भी उनको बताना है कि देखो इसके बाद में आप ट्रीट होने बाद में सब सही हो जाएगा, तो वो सब चीज़ें उनको दूसरे पेरेंट्स को भी से भी आप मिला सकते हो, जिससे उनकी वो जो फीलिंग्स है वो क्या कर रहे हैं वो एक्सप्रेस कर सके। उसके बाद में आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। ठीक है, अब आते हैं जनरली बच्चे के अंदर अपन केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जनरली कोई भी अगर सर्जिकल प्रोसीजर है तो उसमें प्री पोस्ट ऑपरेटिव केयर अपन को यहाँ पे प्रोवाइड करनी होती है। तो उनके किस बेस पे अपन को केयर प्रोवाइड करनी है, मतलब प्री ऑपरेटिव केयर में अपन को क्या करना है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर में अपन को क्या करना है। तो यहाँ पे जनरली क्या है, जो केयर है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, 3 फेज में डिवाइड किया, जैसे प्री ऑपरेटिव फेज है, दूसरा है इंट्रा ऑपरेटिव फेज और थर्ड वन है पोस्ट ऑपरेटिव फेज है। तो प्री ऑपरेटिव फेज होगी ये क्या कौन सी होगी, सर्जरी से पहले, कैसे होगी, सर्जरी से पहले, बिफोर सर्जरी। ठीक है, दूसरा है इंट्रा ऑपरेटिव, ये ड्यूरिंग सर्जरी के टाइम, तो ये जनरली मोस्टली डॉक्टर वगैरह प्रोवाइड करेंगे। और थर्ड वन आएगा अपना पोस्ट ऑपरेटिव, आफ्टर सर्जरी के बाद में क्या केयर प्रोवाइड करनी है। तो इन तीनों मतलब कि इन केयर के अंदर नर्सेज का क्या रोल रहेगा, क्या क्या करना है उसको। तो फर्स्ट वन आएगा अपना प्री ऑपरेटिव केयर। तो प्री ऑपरेटिव क्या है, पीरियड इन विच पेशेंट इज टू बी प्रिपेयर्ड बोथ इमोशनल एंड फिजिकली फॉर सर्जरी। सर्जरी से पहले का पीरियड है तो उसमें आपको फिजिकली भी प्रिपेयर करना है और उसको इमोशनली भी प्रिपेयर करना है, दोनों ही तरीके से उसको प्रिपेयर करना है। बिगिन्स विथ डिसीजन टू प्रोसीड विथ सर्जिकल इंटरवेंशंस। ठीक है, जो भी सर्जिकल प्रोसीजर है उसको कैसे स्टार्ट करना है उसके बारे में उससे डिसीजन वगैरह कर लेने हैं। प्रिपरेटरी एजुकेशन, ठीक है, प्रिपरेटरी एजुकेशन जो भी आगे से रिलेटेड जो भी एजुकेशन है वो उसको प्रोवाइड करनी है। प्रिंसिपल्स फॉर इमोशनल प्रिपरेशन, इमोशनल मतलब मेंटली आपको प्रिपेयर करने के लिए क्या करना है, असेस एंड करेक्ट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, एग्जैक्ट किस बात को लेके उसको फियर है, एंजाइटी है या क्या उसको प्रॉब्लम है, आपको पहले वो करेक्ट प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है। अगर करेक्ट प्रॉब्लम ही नहीं पता है तो आप कैसे उसको सॉल्यूशन करोगे, तो असेस करनी है कि उसका एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। पेशेंट एंड अदर्स शुड बी एक्सप्लेन अबाउट सर्जरी, जो भी उसके पेरेंट्स वगैरह है, चाइल्ड के कम एज का है, इन्फेंट वाले तो उसको तो बताने का कोई मतलब नहीं है, तो उसके पेरेंट्स वगैरह को आपको क्या सर्जरी या क्या है उसके बारे में बताना है। मैनेजमेंट ऑफ फियर्स रिलेटेड टू सर्जरी इज इसेंशियल। ठीक है, रिलेटेड टू सर्जरी मतलब क्यों आप कई बार बोलते हैं कि सर्जरी करवाना ज़रूरी है क्या, क्यों करनी है, बिना सर्जरी के भी ट्रीट हो सकता है क्या, तो उन सब चीज़ों के बारे में भी आपको बताना है कि बिना सर्जरी के ट्रीट होता है तो हम बिना सर्जरी के ट्रीट कर देते, लेकिन सर्जरी यहाँ पे ज़रूरी है। नर्सेज शुड बी होनेस्ट एंड ट्रूथफुल वाइल आंसरिंग क्वेश्चन ऑफ द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन अगर एज बड़ी है चिल्ड्रेन पुटअप करेंगे, नहीं तो पेरेंट्स ही मोस्टली क्वेश्चन पुटअप करते हैं, तो वो जो भी क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं आपको उसको सही आंसर उसको प्रोवाइड करना है। पेरेंट्स एंड चाइल्ड शुड बी ओरिएंटेड टू द रिकवरी रूम, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड एंड इक्विपमेंट एज द चाइल्ड विल बी कीप्ड देयर आफ्टर सर्जरी। जनरली सर्जरी के बाद में पोस्ट ऑपरेटिव जो केयर प्रोवाइड करेंगे तो उसको कहाँ रखना है, तो उसके बारे में उनको आप पहले ही बता सकते हो, पहले ही दिखा सकते हो। ठीक है,
गुड कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल मेंबर्स ऑफ द हेल्थ केयर टीम एंड पेशेंट, ठीक है, उनके बीच में आपको एक अच्छा रिलेशनशिप या कम्युनिकेशन बना के रखना है। उसके बाद में प्रिंसिपल्स फॉर फिजिकल प्रिपरेशन मतलब जिस भी साइट पे या जिस भी एरिया में सर्जरी होनी है उसको आप कैसे प्रिपेयर करोगे। तो जनरली क्या करना है, न्यूट्रिशन एंड फ्लूइड से रिलेटेड क्या करना है, अपन जनरली बोलते हैं जब भी सर्जरी स्टार्ट होती है तो कुछ हावर्स से पहले ही अपन को उसको खाना पीना देना बंद कर देते हैं, बिल्कुल ये बंद करना है, एनपीओ रखना है। उसके बाद में एलिमिनेशन है, उसके एलिमिनेशन वगैरह है, मतलब एलिमेंट्री कैनाल वगैरह उसको क्लीन करना है, एलिमिनेट करना है। अगर नहीं हो, नॉर्मली नहीं हो रहा है तो एनिमा प्रोवाइड करके आपको क्या करना है, एलिमिनेशन करना है। उसके बाद में हाइजीन है, उसको प्रॉपर बाथिंग प्रोवाइड करनी है और उसके साथ में उसका पर्टिकुलर एरिया है उसको क्या करना है, क्लीन करना है, जिससे क्या होगा कोई भी वो इसकी स्किन है वो माइक्रोब से क्या हो, फ्री हो जाए। मेडिकेशंस है, जैसे फॉर एग्जांपल जो भी मेडिकेशन की नीड है, जैसे एंटीबायोटिक्स है, सेडेटिव वगैरह है, एंटीबायोटिक्स वगैरह है, अगर इनकी नीड है तो ये आपको क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है। सर्जिकल स्किन प्रिपरेशन का मतलब पर्टिकुलर साइट आपको कौन सी चाहिए तो वो आपको प्रिपेयर करनी है। वाइटल साइंस एंड लेबोरेटरी टेस्ट, वाइटल साइंस वगैरह उसके चेक करके रखना है, लेबोरेटरी टेस्ट जो भी नीड है वो करवाने हैं, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं एंड स्पेशल ऑर्डर्स वगैरह आपको क्या करने हैं वहाँ पे मेंशन करने हैं, जैसे एनजी ट्यूब वगैरह है, मेडिकेशंस वगैरह, ये सब आपको देखने। उसके बाद में आते हैं प्री ऑपरेटिव टीचिंग प्रिंसिपल, ठीक है। जनरली प्री ऑपरेटिव टीचिंग प्रिंसिपल का मतलब है आप पोस्ट ऑपरेटिव प्रोवाइड करोगे तो उससे पहले आपको क्या क्या उसको बताना है। जनरली क्या है, टर्निंग इन बेड एंड अर्ली एम्बुलेशन, ठीक है, कुछ कॉम्प्लिकेशन ना हो तो उन सब के बारे में उसको पहले ही बताना है कि बेड के ऊपर आपको कब टर्न करना है, कितना क्या करना है, उन सब के बारे में। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज है उनके बारे में बताना है, कफिंग है उनके बारे में बताना है, एक्सट्रीमली एक्सरसाइज है उनके बारे में आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद में आता है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर का मतलब है जनरली सर्जरी हो गई है, उसका ऑपरेट हो गया है, उसके बाद में आपको उसको क्या केयर प्रोवाइड करनी है। ये मोस्टली जितनी भी केयर है वह ये सब केयर को अपन मोस्टली पेरेंट्स को बताएंगे, क्योंकि चाइल्ड मोस्टली कम एज का होगा तो उसको नहीं पता होगा। तो उसमें अपन को क्या करना है, मेंटेनिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, आफ्टर सर्जरी उसका फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इनटेक और आउटपुट मेंटेन करके रखना है। ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो भी उसका मेंटेन करके रखना है। मैनेजिंग पेन, अगर कोई पेन वगैरह हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करना है, मेंटेन करना है। प्रिवेंटिंग पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज नहीं हो उससे अपन को प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट वन आते हैं इसके अंदर भी पोस्ट ऑपरेटिव केयर में भी अपन को जस्ट पोस्ट सर्जरी के बाद में अपन को क्या प्रोवाइड करनी है और कुछ टाइम के बाद में अपन को क्या प्रोवाइड करनी है। तो फर्स्ट वन है इमीडिएट, मतलब जस्ट जैसे ही सर्जरी हुई है, सर्जरी होने के जस्ट बाद में आप क्या क्या केयर प्रोवाइड करोगे। जैसे फर्स्ट वन क्या करेंगे, रिसीव चाइल्ड विथ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन एंड द केस सीट रिकॉर्डेड एक्यूरेटली, ठीक है, उसको केस के साथ में जितना भी क्या हुआ है, किस टाइप की सर्जरी हुई है, क्या क्या हुआ है उसके साथ में, वो सब आपको एक डिटेल्ड हिस्ट्री और रिकॉर्ड के साथ में उसको रिसीव करना है। चेक वाइटल साइन, जस्ट सर्जरी के बाद में उसके वाइटल साइंस चेक करने हैं। मेंटेन पेटेंट एयरवे बाय कीपिंग द चाइल्ड इन साइड लाइन पोजिशन, उसका पेटेंट एयरवे मेंटेन करके रखना है, उसको प्रॉपर पोजीशन प्रोवाइड करनी है। रिमूव सिक्रेशंस इफ रिक्वायर्ड, सिक्रेशन वगैरह प्रेजेंट है तो उनको रिमूव करना है। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन इफ नीडेड, ये सारी चीज़ें अगर उसको नीड है तो प्रोवाइड कर दो, नहीं नीड है तो नो प्रोवाइड। रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है, ये मेंटेन करना है। मेंटेन इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है। रिस्ट्रेन चाइल्ड टू प्रिवेंट इंजरी, चाइल्ड को ऐसी जगह रखना है या साइड लाइन्स मेंटेन करनी है जिससे उसको इंजरी नहीं हो। पेन मैनेजमेंट, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड एनाल्जेसिक, जो भी है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वो उसको पेन मैनेजमेंट के लिए प्रिस्क्राइब करनी है। इंश्योर गार्डियंस आर विद द चाइल्ड इन रिकवरी रूम में चाइल्ड के गार्डियन को साथ में रखना है। उसके बाद में केयर आफ्टर 24 आवर्स ऑफ सर्जरी, 24 आवर्स से पहले का थोड़ा सा इमरजेंसी ड्यूरेशन बोल सकते हैं, उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद में बच्चा है या जो भी पेशेंट है वो स्टेबल हो जाएगा तो उस टाइम आपको क्या क्या केयर प्रोवाइड करनी है। मॉनिटर वाइटल साइन जरूरी है, ये आपको मेंटेन रखने हैं, मॉनिटर करते रहने हैं। फॉर हाइड्रेशन स्टेटस, इनटेक आउटपुट चार्ट है वो मेंटेन करना है। ड्रेनेज कोई है सर्जिकल साइट पे वो चेक करना है। रिटर्न ऑफ बाउल साउंड, उसकी बाउल साउंड वापस से नॉर्मल आए वो सब आपको देखनी है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस वगैरह उसको चेक करना है। एडमिनिस्टर मेडिकेशन
अगर कोई भी मेडिकेशन की नीड है तो वो आपको एडमिनिस्टर करनी है। मेंटेन पर्सनल हाइजीन, उसकी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी है। इंश्योर एडिक्वेट रेस्ट, स्लीप एंड कंफर्ट, ठीक है, आपको प्रॉपर तरीके से उसको रेस्ट, उसकी स्लीप, कंफर्ट जोन, वो सब आपको प्रोवाइड करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है। अर्ली एम्बुलेशन और एक्सरसाइज, जितना जल्दी हो सके उसको, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो उसको एक्सरसाइज वगैरह या उसका जो भी है उसको हिलना डुलना स्टार्ट करना है। प्रोवाइड डाइवर्जन थेरेपी, प्ले थेरेपी एक्सेट्रा, बच्चे को डाइवर्जन थेरेपी मतलब उसको वो जो उसकी टॉयज वगैरह है या जो भी उसकी फेवरेट प्ले एक्टिविटी है उनमें थोड़ा सा जैसे वो कर सकता है वो प्रोवाइड करनी है। प्लान फॉर डिस्चार्ज एंड टीच अबाउट द होम बेस्ड केयर, डाइट, मेडिकेशन एंड फॉलो अप, उसके बाद में कब आप उसको डिस्चार्ज कर रहे हो, डिस्चार्ज करने के बाद में उसके होम के ऊपर, घर के ऊपर, घर में ही उसको क्या किस तरीके की डाइट प्रोवाइड करनी है, किस तरीके की केयर प्रोवाइड करनी है, मेडिकेशन क्या क्या प्रोवाइड करनी है और वापस उनको फॉलोअप के लिए कब आना है, इन सब के बारे में बताना है। नेक्स्ट वन आता है लास्ट जो अपना टॉपिक है इंट्रोडक्टरी पार्ट का, चाइल्ड मोर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी रेट्स। मोर्बिडिटी और मोर्टालिटी रेट्स 2 वर्ड आए हैं, तो जनरली फर्स्ट वन आता है अपना मोर्बिडिटी। मोर्बिडिटी डिनोट करेगा अपनी सिकनेस रेट को और मोर्टालिटी डिनोट करेगा अपनी डेथ रेट को। बच्चों के अंदर क्या होती है, सिकनेस रेट और डेथ रेट हाई होती है अडल्ट की बजाय, ठीक है, बहुत सारे इसके कोज होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वन अपन डिस्कस करेंगे चाइल्ड मोर्बिडिटी, मतलब उसकी सिकनेस रेट, इलनेस रेट, बच्चों के अंदर डिजीज कंडीशन। बहुत सारे मैंने जो बताए थे डिफरेंस बताए थे बच्चों के अंदर, जैसे नेजल और एयरवे पासेज जब वो शॉर्ट होंगे, ठीक है, बहुत सारे उसके सिस्टम इमेच्योर हो गए, तो उसकी वजह से उसमें डिजीज कंडीशन क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। साइन सिम्टम भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेंगे, उसका इम्यून सिस्टम भी वीक होगा, तो उस वजह से उसकी मोर्बिडिटी रेट है वो क्या होगी, हाई होगी। तो इसको अपन निकालेंगे कैसे, कैसे देखेंगे, उसके मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट वन है, अपन जो मोर्बिडिटी रेट है वो 2 रेट से देख सकते हैं, एक तो आती है अपनी इंसिडेंस रेट और सेकंड वन आती है अपनी प्रिवेलेंस रेट। तो इन दोनों रेट के थ्रू अपन उसकी सिकनेस रेट या मोर्बिडिटी रेट निकाल सकते हैं। तो इसका इंसिडेंस रेट है वो कैसे निकालेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे टोटल नंबर ऑफ न्यू केसेज ऑफ इलनेस ड्यूरिंग ए डिफाइंड पीरियड अपॉन पॉपुलेशन एक्सपोज टू रिस्क इन द सेम पीरियड मल्टीप्लाई 1000, ये यहाँ आएगा 1000, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो अपन को इंसिडेंस रेट निकाल सकते हैं। सेकेंड वन आता है अपना प्रिवेलेंस रेट। प्रिवेलेंस रेट कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ न्यू केसेज ऑफ डिजीज प्रेजेंट इन पॉपुलेशन एट ए स्पेसिफिक डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम अपॉन नंबर ऑफ पर्सन एट रिस्क ऑफ हैविंग द डिजीज एट द स्पेसिफिक टाइम मल्टीप्लाई 1000। इस फॉर्मूला से अपन उसकी प्रिवेलेंस रेट निकाल लेंगे। जनरली क्या बोला है, द मोर्बिडिटी रेट्स हायर देन द मोर्टालिटी रेट्स ऑफ चिल्ड्रेन इन ईच ग्रुप। मोर्बिडिटी अब सिकनेस है तो रेट से ज़्यादा होगी क्योंकि रेस्पिरेटरी इलनेस आर द चीफ कोज ऑफ द एक्यूट इलनेस अमंग चिल्ड्रेन। जनरली बच्चों के अंदर देखो बहुत सारे सिस्टम है जो इमेच्योर ही होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कोज होगा वो क्या होगा, रेस्पिरेटरी इलनेस होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम से प्रॉब्लम्स बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलेगी। जैसे कुछ बहुत सारे रीजन बताए हैं कि कौन कौन से कोज की वजह या कौन से रीजन है जिसमें मोर्बिडिटी रेट है उसमें ज़्यादा होगी। जैसे रेस्पिरेटरी नंबर पे आ गया, सबसे ज़्यादा रेस्पिरेटरी कंडीशन की वजह से होंगे। फिर पेरीनेटल कंडीशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर, डिजीज, नर्वस सिस्टम इंजरी, पॉइजनिंग, और भी बहुत सारे कोज हैं जिसकी वजह से बच्चे में मोर्बिडिटी रेट क्या होगी, हाई होगी। सेकेंड वन आता है अपना मोर्टालिटी रेट। मोर्टालिटी रेट का मतलब है डेथ रेट। डेथ रेट है बच्चों के अंदर भी डेथ मोस्टली 1 ईयर के बच्चे होते हैं वहाँ तक डेथ रेट ज़्यादा होती है क्योंकि न्यू इन्वायरमेंट होता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं उनको नॉलेज नहीं होता कैसे केयर प्रोवाइड करनी है, या बहुत सारे उनके कोई डिजीज कंडीशन है तो उनके साइन सिम्टम उनको नहीं पता चलता है कि क्या हो रहा है बच्चे के साथ में, तो उस कंडीशन में बच्चों की मोर्टालिटी रेट क्या होती है, हाई होती है। तो फर्स्ट डे ऑफ लाइफ इज मेनी थाउजेंड टाइम्स ग्रेटर देन द रिस्क ऑफ डाइंग ऑन एनी डे ड्यूरिंग द स्कूल ईयर्स। जनरली स्टार्टिंग के डेज होते हैं उनमें डेथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जनरली पर्टिकुलर एज ग्रुप जैसे इन्फेंट है, न्यूनेट है, इन्फेंट है, टोडलर है, प्री स्कूल, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी जो मोर्टालिटी रेट भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो इनके कुछ फॉर्मूला दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट वन आता है अपना पेरीनेटल मोर्टालिटी रेट जिसको शॉर्ट में अपन PMR से बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको अपन कैसे निकालेंगे, जनरली अपन कौन से एज ग्रुप लिखेंगे, लेट फिटल डेथ। लेट फिटल डेथ का मतलब है 28th वीक जेस्टेशन और मोर, मतलब 28 वीक का बच्चा है, 28 जेस्टेशन वीक है ये, 28 वीक और इससे ज़्यादा है, प्लस अर्ली न्यूनेटल डेथ। अर्ली न्यूनेटल का मतलब है फर्स्ट वीक,
इन 1 ईयर। फर्स्ट वीक इन 1 ईयर का मतलब है, अर्ली न्यूनेट का मतलब है स्टार्टिंग के 7 दिन, 28 वीक जेस्टेशन से लेके बॉर्न होने के पहले 7 दिन तक वाले बच्चों को यहाँ पे मेंशन करना है। अपॉन लाइव बर्थ इन द सेम ईयर के अंदर टोटल लाइव बर्थ है उनको मेंशन करना, उनका यहाँ पे कितने हैं वो मेंशन करना और मल्टीप्लाई करना 1000 से। तो 1000 से मेंशन करोगे तो उससे आपकी पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट निकल के आ जाएगी। सेकेंड वन आती है अपनी नियोनेट मोर्टेलिटी रेट। नियोनेट को NMR के नाम से बोल सकते हैं शॉर्ट में। तो इसको अपन निकालने के क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 20 डेज ऑफ एज इन ए गिवन ईयर, मतलब 20 डेज, मतलब 20 डेज, ये 1 मंथ के अंदर जितने भी बच्चों के डेथ हुए वो कितने हुए टोटल वो यहाँ पे मेंशन करना है। अपॉन टोटल लाइव बर्थ इन द सेम ईयर, उसी ईयर के अंदर टोटल लाइव बर्थ कितने हुए उनका उनके नंबर यहाँ मेंशन करने और मल्टीप्लाई करना है 1000, जिससे आपकी नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट वन है इन्फेंट मोर्टेलिटी। इन्फेंट आ रहा है तो इन्फेंट का मतलब 1 ईयर, तो यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ डेट्स अंदर 1 ईयर, 1 ईयर के अंदर कितने डेथ हुई है उनका नंबर्स आ जाएंगे और टोटल लाइव बर्थ इन द ईयर, उसमें टोटल लाइव बर्थ कितने वो नंबर यहाँ आ जाएगा और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से, तो उससे आपकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट वन आते हैं, नेक्स्ट वन बोला है जनरली क्योंकि मैंने बोला था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसमें आपको डेथ रेट ज़्यादा देखने को मिलेंगी, तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है, बढ़ती है। जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर्स है, प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुआ है, कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज है, बर्थ वेट जैसे लो बर्थ वेट बीज है, ज़्यादा एज की मदर है, बर्थ ऑर्डर का मतलब है कि 2 बच्चों के बीच का स्पेस कम है या जो मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे बोर्न हो रहे हैं, बर्थ स्पेसिंग बच्चों के बीच का स्पेस कम है, मल्टीपल बर्थ्स है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बरसात में, फैमिली साइज, हाई फर्टिलिटी रेट, इकोनॉमिक फैक्टर्स, कल्चरल सोशल फैक्टर, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो क्या होगी, बढ़ेगी। फिर आता है अपने अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, मतलब 5 साल तक के बच्चों की मोर्टेलिटी रेट देखने के लिए, तो उसमें क्या करेंगे, कहाँ तक आ जाएंगे ये, नंबर ऑफ डेट्स ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 5 ईयर्स ऑफ एज इन ए गिवन ईयर, 5 साल की एज तक कितने बच्चों की डेथ हुई है उनके नंबर्स मेंशन करने हैं, नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन द सेम ईयर मेंशन करना है और मल्टीप्लाई करना है 1000 से, जिससे आपको अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन, लास्ट वन आता है अपनी मेटरनल मोर्टेलिटी रेट। मेटरनल मोर्टेलिटी रेट भी अफेक्ट करेगी जिसमें क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ फीमेल डेथ ड्यू टू प्रेगनेंसी टाइम में कितनी डेथ हुई है, साथ में चाइल्ड बर्थ और विथ इन 40 डेज ऑफ डिलीवरी इन एन एरिया इन ए गिवन ईयर, मतलब डिलीवरी होने के बाद में 42 डेज तक टोटल नंबर में कितनी फीमेल की डेथ हुई अपॉन टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन द सेम एरिया एंड ईयर, और मल्टीप्लाई किससे करना 1000, जिससे आपकी मेटरनल मोर्टेलिटी रेट निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के फर्स्ट यूनिट का, जिसके अंदर अपन ने इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन वगैरह, इसके साथ में पीछे वाले पोर्शन में प्रोग्राम्स वगैरह, पॉलिसीज वगैरह, इसके साथ में इस स्लाइड के अंदर अपन ने डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड अडल्ट है, इसके साथ में इम्पैक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन है, नर्सेज रोल है, प्री और पोस्ट ऑपरेटिव केयर वगैरह है, और मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी रेट के बारे में डिस्कस करें। ठीक है, लास्ट वन अपना थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।